हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके अपने ब्राइट तोमर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने पॉलिटी की 5 क्लासों के बारे में डिस्कस किया था। हमने पॉलिटी की 5 क्लास थी जिसमें हमने पार्लियामेंट के टॉपिक को समझा था। भारतीय संसद के बारे में हमने बात की। भारतीय संसद की हमने बेसिक बातों को समझा। उसके बाद हमने भारतीय संसद में होने वाली कार्यवाही और भारतीय संसद की प्रक्रिया के बारे में बात की। भारतीय संसद में कितने प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उसके बारे में हमने बात की। इसके बाद हमने बात की कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, संसद के अंदर स्थगन किसके द्वारा किया जाता है और सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है, स्थगन में क्या होता है, सत्रावसान में क्या होता है। इन पॉइंटों के बारे में हमने बात की। संयुक्त बैठक के बारे में हमने इन टॉपिक के बारे में बात की। देखो, संसद के बारे में एक बेसिक बात मैंने आपको बताई थी कि संसद के 3 अभिन्न अंग हैं और संसद के 2 सदन हैं। 3 अभिन्न अंग में कौन है? भारत का राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। और सदन कितने होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। संसद को लेकर संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 79 से 122 तक उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक भारतीय संसद के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और अब हम पॉलिटी में जो टॉपिक समझेंगे वो समझेंगे संविधान के बारे में। संविधान से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा अब टॉपिक होगा संविधान। संविधान एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अधिकांशकर एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, अब चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जाम क्यों ना दे रहे हैं। और हम संविधान को पूरा डिटेल से समझेंगे। हर छोटे से छोटे पॉइंट पर हम बात करेंगे और एक 0 लेवल से लेकर एक हम हाई लेवल तक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, संविधान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे हम पहली बेसिक एक बात करते हैं। अगर आपसे नॉर्मली कोई पूछे संविधान शब्द का मतलब क्या होता है और संविधान शब्द किन शब्दों को मिलकर बना है, तो संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। देखो, सम का मतलब क्या होता है? सबका। और विधान का मतलब क्या होता है? कानून। ठीक है, सबका समान कानून, जहां सबको समान रखा गया हो, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, रंग रूप के आधार पर कोई भेदभाव ना किया गया हो। ठीक है, उसे बोलते हैं संविधान। तो यानी सबका विधान यानी सबका समान कानून, उसे क्या कहा गया? संविधान कहा गया। ठीक है, अब देखो, हमारी संविधान की एक अपनी हिस्ट्री रही, एक अपना इतिहास रहा है हमारे संविधान को। आपको पता होगा कि 1947 से पहले भारत के ऊपर ब्रिटिश सरकार का शासन हुआ करता था। अंग्रेज़ भारत के ऊपर रूल करते थे। अंग्रेज़ों से जब हम आज़ादी की बात करने लगे तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के बाद हम इस देश को किस तरीके से चलाएँगे, हमारी क्या व्यवस्था होगी, क्या तरीके होंगे इस देश को चलाने के। तो उस दौरान में हमारे अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस दौरान में भी अंग्रेज़ों के समक्ष संविधान की मांगें उठना शुरू हुई और कुछ संविधान की मांगें मौखिक रूप में उठी। उसके बाद हमारा संविधान जो बना वो लिखित संविधान बना। तो हम पहले एक बेसिक बात समझेंगे, लिखित संविधान क्या होता है और मौखिक संविधान क्या होता है। ठीक है, तो संविधान कितने प्रकार के होते हैं? 2, लिखित और मौखिक संविधान। लिखित संविधान की क्या खूबियाँ होती हैं, मौखिक संविधान की क्या खूबियाँ होती हैं, लिखित और मौखिक संविधान के अंदर अंतर क्या होता है, क्या जो लिखा नहीं गया वो लिखित है, जो लिखा नहीं गया वो मौखिक है और जो लिखा गया वो लिखित है, या ऐसा होता है? ठीक है, या मौखिक संविधान को ओरल ही बोला गया इसलिए वो मौखिक है। क्या अंतर है क्या नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस प्रकार से पहचान होती है कि ये लिखित संविधान है और ये मौखिक संविधान है। ठीक है, तो संविधान होते हैं 2 प्रकार के। तो पहला लिखित संविधान और दूसरा मौखिक संविधान। मौखिक संविधान विश्व का सबसे लोकप्रिय संविधान, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि कौन सा होता है, मौखिक संविधान विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है या लिखित संविधान विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अगर इन दोनों संविधान के बीच में हम लोकप्रियता की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय संविधान लिखित है। लिखित संविधान को सबसे ज़्यादा देशों के द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, अभी हम बताएंगे लिखित की क्या खूबियाँ हैं, मौखिक संविधान की क्या खूबियाँ हैं। इससे पहले हम एक छोटा सा अंतर समझते हैं कि लिखित और मौखिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है, किस संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है और किसको मौखिक संविधान कहते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझना है। देखो, मौखिक संविधान कौन सा संविधान होगा? जहां सिर्फ एक ही वर्ग के द्वारा जिस संविधान को तैयार किया गया हो वो मौखिक संविधान हो गया। जैसे कुछ चुनिंदा लोग बैठे और उन्होंने ही पूरे संविधान को तैयार कर दिया। ठीक है, सिर्फ एक वर्ग के द्वारा ही जिस कानून को तैयार किया गया हो, जिस संविधान को तैयार किया गया हो वो मौखिक संविधान होता है। और मौखिक संविधान भी लिखा ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि मौखिक संविधान लिखा नहीं होता है, लेकिन वो संविधान सिर्फ एक वर्ग के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, एक समुदाय के द्वारा उस संविधान को तैयार किया जाता है।
जहाँ सिर्फ कुछ ही लोगों ने पूरे देश के कानून को डिसाइड किया हो, पूरे देश के संविधान को बनाया हो, वो कौन सा होता है? मौखिक। लिखित में क्या है? लिखित संविधान को एक वर्ग और एक समुदाय के द्वारा तैयार नहीं किया जाता, वहाँ सबका सहयोग होता है, क्योंकि वो संविधान सबका है। जहाँ सभी ने मिलकर जिस संविधान को तैयार किया हो वो कौन सा होता है? लिखित संविधान होता है। जहाँ हर धर्म के व्यक्ति को स्थान दिया गया हो उस संविधान के अंदर, उसे लिखित संविधान बोलते हैं। तो आप एक अंतर समझें, मौखिक कौन सा? जहाँ एक ही वर्ग के द्वारा जिस संविधान को तैयार किया गया हो वो मौखिक संविधान है, और जहाँ सबके सहयोग से जिस संविधान को तैयार किया गया हो वो लिखित संविधान होता है। जहाँ एक समुदाय एक वर्ग का पूर्ण अधिकार नहीं होता, वो कौन सा है? लिखित संविधान है। ठीक है, तो विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश के द्वारा तैयार किया गया? अमेरिका। अमेरिका ने विश्व का पहला लिखित संविधान तैयार किया था। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश ने बनाया? भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। इसलिए बोलते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक वाला देश कौन सा है? भारत। सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व में किसका है? भारत का है। ठीक है, इसके बाद हम लिख सकते हैं भाई पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी कैसा है? लिखित संविधान है। जहाँ भारत की बात हो वहाँ पाकिस्तान है तो अच्छा सा नहीं लगता है, अपनापन सा लगता है जब पाकिस्तान आता है, कुछ बेहतर बातें निकल आती हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो पाकिस्तान का भी क्या है? एक लिखित संविधान है। ठीक है, नेपाल क्या है? एक लिखित संविधान है। मौखिक संविधान जैसे ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये क्या है? मौखिक संविधान। ये हमने बातों को समझने के लिए एक दो कंट्री के नाम लिख लिए। कोई आवश्यक नहीं कि एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा संविधान मौखिक है, कौन सा संविधान लिखित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बस हमें समझना था कि लिखित संविधान और मौखिक संविधान में अंतर क्या है। ठीक है, तो लिखित संविधान मौखिक संविधान का अंतर समझें। अब जब हमारे देश में संविधान की मांग उठना शुरू हुई तो प्रारंभिक मांगे मौखिक संविधान की हुई। हमने मौखिक संविधान को मांगा, लेकिन उस दौरान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें मौखिक संविधान की मांगों को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। अब अंग्रेज भारत के ऊपर रूल्ड करते थे, तो वो शासन करते थे भारत के ऊपर। अब भारत से उन्हें काफ़ी ज़्यादा आय प्राप्त होती थी। अब वो इस देश को एक संविधान बना के इस देश को क्यों छोड़ के जाते जहाँ उन्हें लाभ हो रहा हो, जहाँ उन्हें फ़ायदा हो रहा हो, जहाँ से वो पैसा कमा रहे हों। तो भला वहाँ के लोगों को वो क्यों एक संवैधानिक व्यवस्था देते? क्यों उन लोगों को वो ऐसे ही आज़ादी और स्वतंत्रता मुफ्त में दे के चले जाते? ठीक, क्योंकि जहाँ से फ़ायदा होता है, मुनाफा होता है, उसे लोग आसानी से नहीं छोड़ते, उसे ऐसे ही मुफ्त में नहीं छोड़ के जाते। ठीक है, तो हमारे संविधान में सबसे पहले मौखिक संविधान की मांगे हुई थी। तो अब हम थोड़ा सा अपने संविधान के इतिहास को समझते हैं। ठीक है, कि किस व्यक्ति के द्वारा मौखिक संविधान की मांग की गई, किस व्यक्ति के द्वारा लिखित संविधान की मांग की गई। और भारत का कौन सा संविधान है? हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत ने लिखित संविधान को अपनाया, ना कि हमने मौखिक संविधान को अपनाया है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं अपने संविधान का इतिहास। ठीक है, कुछ पॉइंट अपने इतिहास से। अब आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर कि सबसे पहले संविधान की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? सबसे पहले संविधान की मांग किस व्यक्ति के द्वारा की गई और किस प्रकार के संविधान की मांग की गई? मौखिक संविधान मांगा गया या लिखित संविधान मांगा गया? देखो, सबसे पहले संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक, और इनके द्वारा मौखिक संविधान की मांग की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में सबसे पहले मौखिक संविधान की मांग की। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप पहले भी जानते होंगे। मराठा केसरी जो मराठा और केसरी पत्रिका थी वो किनके द्वारा लिखी जाती थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी जाती थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने एक घटना के बारे में उल्लेख किया, जो 1908 में मुजफ्फरपुर में घटना हुई, जहाँ एक खुदीराम बोस नाम के 18 वर्ष के बच्चे ने किंग्स फोर्ट के ऊपर बम फेंक दिया और उसमें किंग्स फोर्ट बुरी तरह से घायल हुआ। और जब उस घटना के बारे में बाल गंगाधर तिलक को पता चला तो उन्होंने अपने एक न्यूज़पेपर में खुदीराम बोस की प्रशंसा की, उसे एक देशभक्त कहा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखा कि मनुष्य के धैर्य की एक सीमा होती है, मनुष्य के धैर्य की एक सीमा होती है, अब हमारा धैर्य उस सीमा से परे जा चुका है। आज एक खुदीराम बोस ने आपके ऊपर बम फेंका है, ऐसे हज़ारों खुदीराम बोस आपके ऊपर बम फेंकेंगे। इस बात से ब्रिटिश गवर्नमेंट नाराज़ हुई और इनकी पत्रिका को प्रतिबंध किया गया और इनको 6 साल की सज़ा दी गई। और बाद में इन्हें कहाँ भेज दिया गया? म्यांमार। अपने देश से बाहर 6 साल की सज़ा काटकर 1914 में बाल गंगाधर तिलक वापस भारत लौटे थे। ठीक है, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मौखिक संविधान सभा की मांग की थी।
और ये कांग्रेस के सदस्य थे, और ऐसे कांग्रेस सदस्य जो कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने। अब देखो 1895 के दौरान में भारत के ऊपर किसका शासन था? भारतीयों का तो शासन नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। यानी इंग्लैंड भारत को कंट्रोल करता था, इंग्लैंड का शासन था, ब्रिटिश भारत का शासन था। तो अब हमें ये मांगे किसके समक्ष रखनी थी? अंग्रेज़ों के। और 1895 में अंग्रेज़ों ने इन मांगों को ठुकरा दिया और साफ इनकार कर दिया कि आपको कोई संविधान सभा नहीं दी जाएगी, कोई मौखिक संविधान सभा नहीं दी जाएगी। तो ये मांग बाल गंगाधर तिलक ने रखी, लेकिन इस मांग का कोई फ़ायदा हमें नहीं हुआ। इसके बाद 1922 में दूसरी संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी जी ने भी कौन सी की? मौखिक संविधान सभा की मांग की, मौखिक संविधान की मांग की 1922 में। ठीक है। और महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। ठीक है। और भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका अदा की गई है गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी भारत में अहिंसावादी के लिए बहुत ज़्यादा जाने गए, क्योंकि गांधी जी की पॉलिसी अलग थी, वो हिंसा के विरुद्ध थे। और हिंसा और अहिंसा को उन्होंने अपने तरीके से एक्सप्लेन भी किया था कि हिंसा को अपनाना बहुत साधारण कार्य है और अहिंसा को स्वीकार करना एक कठिन कार्य है। अहिंसा को हमेशा बहादुर लोग ही स्वीकार कर सकते हैं। हिंसा करना एक साधारण है, आप किसी को भी पीट सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को पाने के लिए स्वयं को कष्ट देना, ये बहुत बहादुरी का कार्य होता है। ठीक है। तो गांधी जी ने इस बात को कहा था अहिंसा और हिंसा के ऊपर। तो 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा मौखिक संविधान सभा की मांग की गई। गांधी जी के कुछ आंदोलन से अंग्रेज़ पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया, अहमदाबाद मिल आंदोलन किया, खेड़ा आंदोलन किया, रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 के अंदर। अब उसके बाद गांधी जी मौखिक संविधान सभा की मांग करने लग गए, तो उनकी मांग को तो वैसे भी स्वीकार नहीं करते, और 1922 में इस मांग को भी खारिज कर दिया गया और अंग्रेज़ों ने स्पष्ट मना कर दिया कि कोई संविधान सभा हम नहीं देंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मांग उठी 1934 में, और 1934 में इस मांग को एम एन राय ने किया। और एम एन राय की ये मांग क्यों महत्वपूर्ण रही? क्योंकि लिखित संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लिखित संविधान सभा की मांग, लिखित संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति एम एन राय थे। एम एन राय लिखित संविधान सभा की मांग करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने गए और उन्होंने कहा कि हमें एक लिखित संविधान सभा चाहिए। अंग्रेज़ों ने पूछा क्यों चाहिए आपको लिखित संविधान? हमारी शासन से क्या दिक्कत है? हम क्या नहीं कर रहे आपके लिए? आपकी सुरक्षा हम कर रहे हैं, सेनाएं आपके लिए बनाई जा रही हैं, पुलिस आपके समाज की सेवा के लिए बनाई जा रही है, हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, हम आपको नौकरियां दे रहे हैं, आपके लिए रेलवे बिछाई गई है, आपके लिए तार सेवा स्टार्ट की गई है। अब इतना कुछ तो हम आपके लिए कर रहे हैं, क्या कमी है, क्या आवश्यकता है आपको अपने अलग संविधान बनाने की? कोई आपको संविधान नहीं दिया जाएगा, ना लिखित देंगे ना ही मौखिक देंगे। और 1934 में एम एन रॉय के द्वारा लिखित संविधान सभा की मांग को भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद 1938 में संविधान सभा के लिए मांग की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और पंडित नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई 1938 के अंदर। ठीक है। क्योंकि इस दौरान में जो वयस्क था वो भारत का व्यक्ति 21 वर्ष का माना जाता था, कि 21 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना जाता था। तो नेहरू ने कहा कि इस देश के संविधान को इस देश की युवा की विचारधारा के आधार पर तैयार किया जाएगा, और वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा को मांगा। लेकिन वही हुआ जो अब से पहले होता हुआ आया था। अब नेहरू जी की भी कोई संविधान सभा की मांग नहीं मानी गई, लेकिन नेहरू जी यहाँ इसलिए अच्छी उम्मीद कर रहे थे क्योंकि इस दौरान में ब्रिटिश प्रधानमंत्री वस्टिल चर्चिल था, और वस्टिल चर्चिल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक अच्छा मित्र था। अच्छा मित्र इसलिए था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और वस्टिल चर्चिल के द्वारा एक ही यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की गई थी। तो उस दौरान में इन दोनों के बीच में मैत्रिक संबंध बने थे। एक बाद में भारत का प्रधानमंत्री बना और एक पहले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहा। तो इस दोनों वस्टिल चर्चिल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उम्मीद थी कि वो हमारे प्रति कुछ अच्छे निर्णय लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मित्रता एक साइड होती है और राष्ट्र एक साइड होता है, तो उसने प्राथमिकता अपने देश को दी, ना कि मित्रता को दी। और उसने नेहरू जी से स्पष्ट मना कर दिया कि हम इसके ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, और वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग भी खारिज हो गई। लेकिन 1938 के बाद एक अद्भुत कार्य हो गया, और जिस अद्भुत कार्य की वजह से भारत को जल्दी आज़ादी मिले, जल्दी स्वतंत्रता मिले, और अंग्रेजों को फिर विवश होना पड़ा हमारी मांगों को मानने के लिए। संविधान सभा की मांग को मानने के लिए वो तैयार हो गए, और जिस संविधान सभा की मांग को सबसे पहले 1895 में हमने ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा था।
और वो मांग उन्होंने कब मानी? 1940 में। एक उन्होंने प्रस्ताव भारत भेजा, वो प्रस्ताव अगस्त में आया, इसलिए उसका नाम अगस्त प्रस्ताव रखा गया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में आया, अगस्त में आया, इसलिए इसका नाम क्या रखा? अगस्त प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो था इस समय। अब 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांग को किस प्रस्ताव के आधार पर माना? 1940 के प्रस्ताव के आधार पर, ठीक है। तो एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की मांग को सर्वप्रथम किस प्रस्ताव में माना गया? तो किस में माना गया? अगस्त प्रस्ताव में माना गया, जो कब आया? 8 अगस्त 1940 को आया था, ठीक है। तो लिखना है अगस्त प्रस्ताव के आधार पर, अगस्त प्रस्ताव के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने, अगस्त प्रस्ताव के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांग को माना, पहली बार संविधान सभा की मांग को माना, संविधान सभा की मांग को माना। भारत, देखो, पहली बार संविधान सभा की मांग को माना और भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की, तथा भारत को डोमिनियन स्टेट का, तथा भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की, दर्जा देने की बात की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त प्रस्ताव के आधार पर कहा कि हम भारत को एक संविधान सभा देंगे। और भारत को कौन सी संविधान सभा दी जाएगी? भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेट घोषित किया जाएगा। देखो, हम चाहते थे कि हमारे संविधान को बनाने में हमारे ही लोग होने चाहिए, क्योंकि संविधान भारत के लिए बनेगा। जब भारत के लिए संविधान बनाया जा रहा है तो उसमें भारतीयों का होना आवश्यक है, क्योंकि भारत का संविधान भारतीयों के लिए ही होगा। अब ऐसा तो नहीं कि संविधान भारत का और ब्रिटेन का व्यक्ति आके हमारे संविधान के अंदर सही और गलत के निर्णय लेगा कि इस चीज़ को संविधान में जोड़ो, उसको नहीं जोड़ना चाहिए। हम तो विरोध करेंगे ना कि भाई संविधान हमारा है, इस संविधान के साथ हम अपने देश को चलाएंगे। तो आप क्यों बीच में आ रहे हैं? आप अपने ही संविधान के अंदर सही और गलत के निर्णय लें, आप हमारे संविधान की फिक्र ना करें। हम अपने संविधान के लिए सही और गलत के निर्णय स्वयं ले लेंगे, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने कहा, हम चाहते थे कि हमें ऐसा संविधान बनाना जिसमें भारतीय लोग इन्वॉल्व हों और भारत के संविधान को भारतीयों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाए। इस बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार किया और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत के संविधान को भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, लेकिन भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ये बात हमें बिल्कुल नहीं भरी। अब डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या है कि इस बात से हम बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और हमने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया कि हमें नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेट, हमें नहीं चाहिए टुकड़ों की आज़ादी, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हम टुकड़ों की आज़ादी से खुश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि डोमिनियन स्टेट का मतलब ये था कि अंग्रेज़ भारत को छोड़ के चले जाएंगे। भारत आज़ाद होगा, अपना संविधान बनाएगा, उस संविधान को भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, अंग्रेज़ चले जाएंगे। लेकिन जब उस संविधान में या उस देश के अंदर जब कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो वो निर्णय यहाँ की संसद से पारित होने के बाद ब्रिटेन की संसद भेजा जाएगा और ब्रिटेन की संसद से अनुमति मिलने के बाद ही वो प्रस्ताव यहाँ पर मान्य होगा। अगर वहाँ अनुमति नहीं दी गई तो उस प्रस्ताव को यहाँ नहीं माना जाएगा, ठीक है। कोई भी कानून होगा वो हर कानून वहाँ पहुँचेगा, हर बिल वहाँ पहुँचाया जाएगा, वहाँ की अनुमति के बाद ही वो यहाँ लागू होगा। हमने स्पष्ट मना कर दिया, हमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें टुकड़ों की स्वतंत्रता नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हमने आपसे पहले भी इस मुल्क को चलाया था और आपके बाद भी बहुत अच्छी तरीके से इस मुल्क को चला लेंगे। आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पूर्ण स्वतंत्रता देना है तो दीजिए, लेकिन टुकड़ों की आज़ादी हम बिल्कुल नहीं लेने वाले। और अगस्त प्रस्ताव को खारिज किया गया। बात यही थी, एक बात यहाँ ये समझने वाली थी कि आखिरकार अंग्रेज़ हमारी बातों को मानने के लिए क्यों तैयार हो गए, जिनके सामने हम 1895 में अपनी मांगें रख रहे थे और 1940 में उन्होंने हमारी मांग को माना और मांग मानने के बाद डोमिनियन स्टेट देने की बात की। 45 साल हो गए और 45 साल में जाके उन्हें ये महसूस हुआ न लोगों कि हमें अब संविधान दे देना चाहिए, हमें संविधान सभा दे देनी चाहिए, भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था
और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी इंग्लैंड को टारगेट कर चुका था। इंग्लैंड और फ्रांस जर्मनी के उस दौरान में सबसे बड़े शत्रु थे और उस दौरान में जर्मनी की सेनाएं फ्रांस तक पहुंच चुकी थी और फ्रांस के काफ़ी क्षेत्र पर उन्होंने कब्जे कर लिए थे। और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में पड़ता है इंग्लिश चैनल। और फ्रांस को जीतने के बाद इंग्लैंड को पता था कि फिर ये सेनाएं इंग्लैंड पर हमला करेंगे और उस दौरान में इंग्लैंड को फ़ौज की ज़रूरत थी, सेना की ज़रूरत थी और सेना उसे सिर्फ एक जगह से ही मिल सकती थी, भारत से। देखो, हमारी सेनाएं आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आज भी बहुत तगड़ी हैं और आज से पहले भी बहुत तगड़ी थी, क्योंकि हमारा एक रूल है कि हम हर लड़ाई को जज्बात और जुनून से लड़ते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, कभी लड़ाई हथियारों से नहीं जीती जाती, जज्बे और जुनून से जीती जाती है और वो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, भारतीय सेनाओं ने अपना शौर्य पराक्रम वैश्विक स्तर पर दिखाया। जहां अंग्रेजी सेनाओं को कदम रखने के लिए कई कई महीने लग जाते थे, वहां हमारी सेनाओं ने हफ्ते हफ्ते में फतेह के झंडे गाड़ दिए, वहां अंग्रेजों को जीत दिला दी। और अंग्रेजों को इस बात का पता था कि यदि हमें इस युद्ध को कोई जिता सकता है तो भारत और भारत की फ़ौज है, और भारत हमारी सहायता करने के लिए तब तैयार होगा जब हम उसकी मांगे मानेंगे, जब वो हमें स्वतंत्रता देने की बातें करेंगे। अगर वो हमें स्वतंत्रता देंगे तो हम बदले में उन्हें फ़ौजें देंगे, जो फ़ौजें उनकी तरफ से लड़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध को। तो इसीलिए वो हमें क्या दे रहे थे, संविधान सभा देने की बात कर रहे थे, क्योंकि अब मजबूरी उनकी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव के बारे में एक वाक्य कहा, दरवाजे पर जंग लगी कील, और इस बात को कहते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक नए दरवाजे को जंग लगी कील उसकी शोभा को खराब कर देती है, उसी प्रकार इस प्रस्ताव की शोभा को किसने खराब कर दिया, डोमिनियो स्टेट ने खराब कर दिया। हमें डोमिनियो स्टेट नहीं चाहिए, डोमिनियो स्टेट वही कील है जो सुंदर दरवाजे को असुंदर बनाने का कार्य कर रही है। हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था। अगर पूर्ण स्वराज ब्रिटिश सरकार हमको देगी तो हम इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करेंगे, और अगस्त प्रस्ताव भारत से खारिज हो गया। ठीक है, अब इसके दौरान में 2-3 पॉइंट लिखने हैं। लिखो, दरवाजे पर जंग लगी कील, दरवाजे पर जंग लगी कील कहकर पंडित नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और अगस्त प्रस्ताव पूर्णतः खारिज हो गया। दरवाजे पर जंग लगी कील। दूसरा, इस समय आपसे पूछे भारत का वायसराय, तो भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो था। लिनलिथिगो। जब अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा गया तो भारत का वायसराय कौन, लॉर्ड लिनलिथिगो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री वर्स्टिल चर्चिल। वर्स्टिल चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री था और ये वही व्यक्ति है जिसने भारत के राष्ट्रपिता को नगन फ़कीर कहा था। और गांधी जी ने भी वर्स्टिल चर्चिल को कह दिया था कि हमारा सब कुछ तो तुम छीन लाए, हमारी धोती तुम लूट लाए, हमारे कपड़े तुम लूट लाए, हर चीज़ आपने लूट ली। ठीक है, इसलिए हम नगन फ़कीर रह गए। अगर आपने नहीं लूटी होती तो आज हम नगन फ़कीर नहीं होते। जब चर्चिल ने गांधी जी को नगन फ़कीर कह के अपमानित किया था गोलमेज सम्मेलन के अंदर, ठीक है, तो गांधी जी ने रिप्लाई में कह दिया था कि भारत का तो सब कुछ अंग्रेज़ों ने लूट लिया है, आप लूट कर लेकर आ गए हैं, इसलिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं ओढ़ने के लिए। अब जो था उसमें हम आपके समक्ष आ गए इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर। ठीक है, तो भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, और चर्चिल वही प्रधानमंत्री है जिसने महात्मा गांधी जी को नगन फ़कीर कहा था गोलमेज सम्मेलन के दौरान में। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव खारिज हो गया। अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध में भारत में एक आंदोलन चला, व्यक्तिगत आंदोलन। और व्यक्तिगत आंदोलन 1940 में, और व्यक्तिगत आंदोलन का एक ही उद्देश्य था, और वो ये था कि पूरे भारत के अंदर एक मैसेज पहुंचाना था कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेगा, हम अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे, ये लड़ाई हमारी है ही नहीं। जब हमारी लड़ाई है नहीं तो हम भला इस लड़ाई को लड़ने के लिए क्यों जाएं और क्यों लड़ें हम इस लड़ाई को। तो ये व्यक्तिगत आंदोलन के माध्यम से इस बात को पूरे भारत में पहुंचाना था। और ये आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया, मतलब गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था। और इसके पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे। तो पहले सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पहले सत्याग्रही पंडित नेहरू, ठीक है। पहले सत्याग्रही पंडित नेहरू थे, सॉरी पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे थे, सॉरी आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। जब आचार्य विनोबा भावे को ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया, क्योंकि एक तरफ तो अंग्रेज कह रहे हैं हमारा सहयोग करो, हमें सहायता दो, हमें फौजों की आवश्यकता है, और एक तरफ व्यक्तिगत आंदोलन के सत्याग्रही कह रहे हैं कि हम अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे, तो अंग्रेज इस बात को क्यों सहन कर पाएंगे। तो लगभग 50,000 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करके जेल में भर दिया गया। आचार्य विनोबा भावे भी जेल में भेज दिए गए। उसके बाद इसका नेतृत्व संभालने के लिए दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो दूसरा सत्याग्रही पंडित नेहरू, ठीक है। तो व्यक्तिगत आंदोलन कब चला? 1940 में। और व्यक्तिगत आंदोलन किसके विरुद्ध में चला? अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध में चला था। उसके विरुद्ध होने का एक ही कारण था कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी है नहीं, अंग्रेजों की लड़ाई है, अंग्रेज खुद अपनी इस लड़ाई को लड़ेंगे, ठीक है। और व्यक्तिगत आंदोलन आचार्य विनोबा भावे और पंडित नेहरू के द्वारा चलाया गया। तो पहले सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रह पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इन सत्याग्रहों को किनके द्वारा बनाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको सत्याग्रही बनाया गया था। अब 1940 के बाद कुछ साल तक अंग्रेज चुप बैठे रहे, और जब अंग्रेज युद्ध स्तर पर अपनी स्थिति को कमज़ोर देखने लगे तो वो फिर एक और प्रस्ताव भारत लेकर आए, और वो प्रस्ताव था क्रिप्स प्रस्ताव। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव उनके द्वारा भेजा गया। तो क्रिप्स प्रस्ताव 23 मार्च 1942 को भारत आया। अब इस प्रस्ताव को लेकर कौन आए थे? अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसलिए इसके नाम पर इस प्रस्ताव का नाम रख दिया सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और दो सदस्य ए.बी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। अभी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, यानी कि इस प्रस्ताव में 3 सदस्य भेजे गए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। और विंस्टन चर्चिल ने स्पेशल कहा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को कि खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं लौट के आना है, आपको फौजें अपने साथ लेकर ही आनी है, आपको हर हालत में भारतीय लोगों को इस प्रस्ताव के लिए तैयार करना है। देखो 1942 में हम लिखित संविधान यानी पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, और एक तरफ मुस्लिम लीग के द्वारा एक अलग राष्ट्र की मांग की जा रही थी। मुस्लिम लीग भारत से एक अलग राष्ट्र बनाना चाहती थी, जो कि बाद में पाकिस्तान के नाम से बना। एक तरफ हमें आज़ादी मिली नहीं थी और वो दूसरी तरफ अलग देश मांगने लग गए। कांग्रेस के बड़े बड़े राजनेता मुस्लिम लीग को समझाते रहते थे कि पहले भारत को तो आज़ादी मिल जाने दो, अगर भारत आज़ाद होगा तभी पाकिस्तान बन सकता है, अगर भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली तो कोई पाकिस्तान नहीं बन सकता। तो इसलिए आप हमको सपोर्ट करें, हमारा फेवर करें, अगर भारत आज़ाद होगा तो आपको भी आपका मुल्क मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप पहले हमारे फेवर में तो आएँ। लेकिन मुस्लिम लीग अलग थी कि नहीं, हमें तो मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, पाक ज़मीन पर बनाएंगे पाकिस्तान, ये उनके नारे थे। अब 1940 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, और 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज़ों ने कहा कि भारत से अलग किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जाएगा, कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा, ठीक है। और 1942 में अंग्रेज़ों ने अपना निर्णय बदला, और अंग्रेज़ों ने कहा कि जो संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, यदि उस संविधान को कोई अन्य क्षेत्र का व्यक्ति पसंद नहीं करता या वहाँ के लोग इसे पसंद नहीं करते हैं तो अपने लिए अलग संविधान बना सकते हैं। इस शब्द का मतलब ये हुआ कि जिनको अलग रहना है वो अलग रह सकते हैं, और जो अलग रहेंगे अपना अलग संविधान बनाएंगे वो अलग देश होंगे। यानी भारत के अंदर ही फूट डालने की पॉलिसी थी 1942 के अंदर कि भारत को छोटे छोटे देशों में विभाजित कर दो, छोटे छोटे देशों के अंदर। लेकिन अंग्रेज़ों को क्या पता था कि हमारी योग्यता क्या है क्या नहीं, हम भारतीय हैं, हम उनकी नीतियों में आने वाले नहीं थे। जो उन्होंने हथकंडे अफ्रीका के अंदर अपनाए थे वो भारत में फॉलो नहीं होने वाले थे। राजा रजवाड़े थे भारत के अंदर, और वो उनको जब इस बात के बारे में पता चला वो खुश भी हुए कि भाई क्यों रहेंगे भारत में जहाँ सब एक समान होंगे। अब एक साधारण व्यक्ति भी अब हमें हमारे नाम से बुलाएगा, हम राजा हैं, हम महाराजा हैं, हमारे रजवाड़े रहे, हमारे पूर्वज शासन करते आए हुए हैं, अब हमसे कोई नाम लेकर बोलेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो नहीं, अलग रहेंगे, अपना अलग संविधान बनाएंगे, अपना अलग देश बनाएंगे। वो बहुत खुश हुए क्योंकि यहाँ पे कुछ सीटें भेजी गई थी इस प्रस्ताव के अंदर।
और वो सीटें थी 389 सीटों में भारत को विभाजित किया गया कि इन सीटों पर हम चुनाव कराएंगे और जो इन सीटों पर सबसे ज़्यादा सीट लेकर आएगा उसको ही इस देश के संविधान को बनाने का दायित्व दिया जाएगा। तो वो सीटें उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइडेड की, एक तो ब्रिटिश प्रांत और एक देशी रियासत। इन दोनों में अंतर क्या है? ब्रिटिश प्रांत क्या होता है, देशी रियासत क्या होती है? देखो, ब्रिटिश प्रांत का मतलब है कि जो क्षेत्र पूर्णतः ही अंग्रेजों के नियंत्रण में हो वो होगी ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। जो पूर्णतः उनके नियंत्रण में ना हो, वहाँ उनका प्रेसिडेंट रहता हो, प्रेसिडेंट अधिकारी रहता हो, वो होगी देशी रियासत, ठीक है। यानी पूर्णतः कंट्रोल नहीं है, वहाँ उनका एक अधिकारी रहता है, सबसे बड़ा अधिकारी जो कि प्रेसिडेंट होता था, और प्रेसिडेंट देशी रियासत में रहता था। देशी रियासत के राजा को किससे मैत्रिक संबंध रखने हैं, किससे व्यापार करना है, किससे व्यापार नहीं करना है, किसके क्षेत्र के लोगों को नौकरी देनी है या नहीं देनी है, ये कौन डिसाइड करता था? प्रेसिडेंट डिसाइड करता था। तो आप मान सकते हैं कि देशी रियासत के जितने भी नवाब या राजा हुआ करते थे वो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली ही होते थे, लेकिन उनके क्षेत्र पर पूर्णतः नियंत्रण नहीं होता था, यानी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, इनडायरेक्ट था। और यहाँ पे क्या होता था? डायरेक्ट होता था। तो अब उन्होंने क्या करा कि कुछ सीटें डिवाइडेड कर दी कि भाई 389 सीटों पर हम चुनाव कराएंगे और कुछ सीटें अलग अलग क्षेत्रों को दी जाएंगी। जैसे कि देशी रियासतों के लिए उन्होंने कितनी दी? 93 सीटें दी, और 296 सीटें उन्होंने ब्रिटिश प्रांत को दी। टोटल कितना हो गया? 389 सीटें। कि देखो, 296 सीटों पर ब्रिटिश प्रांतों में हम चुनाव कराएंगे और एक देशी रियासत से एक प्रतिनिधि आएगा, किसके अंदर? संविधान सभा के अंदर। और जो ये संविधान बनाएगा, जो मेजॉरिटी में होगा, जो सबसे ज़्यादा सीट लेकर आएगा, उसके द्वारा ही इस देश के संविधान का निर्माण किया जाएगा, वही इस देश के संविधान को बनाएगा। लेकिन उस संविधान को यदि कोई रियासत या ब्रिटिश प्रांत स्वीकार नहीं करता है तो अपना अलग संविधान बना सकता है। इस बात को सुनने के बाद एक भी देशी रियासत भारत में मर्ज होने के लिए तैयार हुई ही नहीं, क्योंकि वो अलग रहना ज़्यादा बेहतर समझने लगे कि नहीं, अलग रहेंगे, अपने अंदाज में रहेंगे, अपनी एक मतलब आप मान सकते हैं राजाशाही का शासन में रहेंगे, ठीक है। तो देशी रियासतें पूर्णतः ही अलग हो गई। इसलिए जो भी चुनाव हुआ कैबिनेट मिशन प्लान वो कितनी सीटों पर हुआ? 296 सीटों पर हुआ था। अब अंग्रेज भारत में क्या कर रहे थे? फूड वाली पॉलिसी पे कार्य कर रहे थे। जब इस बात के बारे में गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और एक वाक्य कहा कि दिवालिया बैंक की तिथि से निकला हुआ चेक, जो बैंक दिवालिया हो गया हो और उसका किसी को चेक दिया जाए तो उस बैंक में कुछ नहीं होने वाला। तो दिवालिया उन्होंने किसको कहा? अंग्रेज़ों को कहा कि अंग्रेज़ खुद दिवालिया हो गए और वो हमें एक चेक दे रहे हैं, वो यही चेक है कि हम आपको संविधान बनाने का अधिकार देते हैं, और जो संविधान इन्होंने बनाया वो अगर स्वीकार नहीं तो आप अपना अलग संविधान बना सकते हैं। और इस बात को कहते हुए क्रिस प्रस्ताव को गांधी जी के द्वारा खारिज किया गया। किस वाक्य के द्वारा? कि दिवालिया बैंक की तिथि से निकला हुआ चेक, दिवालिया बैंक की तिथि से निकला हुआ चेक, तिथि से निकला हुआ चेक। और क्रिस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया 1942 में। लेकिन अंग्रेज़ों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और 1942 में अंग्रेज़ों को हमारी बातों को मानने के लिए तैयार होना पड़ा। और 1942 में अंग्रेज़ों ने स्वीकृति दी कि जिस प्रकार से आप संविधान बनाना चाहिए बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में आप हमें फ़ौजें दीजिए। और 1942 में हमारे और अंग्रेज़ों के बीच में समझौता हुआ और हमने कहा कि देखो, हम आपके साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए एग्री होंगे, लेकिन आप लिखितम रूप में देंगे कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा उसके बाद आप हमारी संविधान सभा के लिए कार्य करेंगे। और वस्टिट चर्चिल ने लिखितम रूप में दिया भी और कहा कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा सबसे पहला हमारा कार्य आपके लिए संविधान सभा बनाना होगा। इसलिए आप देखेंगे 1945 में तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत भेजा गया। और कैबिनेट मिशन प्लान जब भारत आया तो वही बातें उस मिशन के अंदर रखी गई जो क्रिस प्रस्ताव के अंदर थी। कैबिनेट मिशन प्लान में वही कार्य था जो क्रिस प्रस्ताव में हुआ था। चुनाव की बातें यहाँ भी की गई और कैबिनेट मिशन प्लान में भी चुनाव हुआ, लेकिन देशी रियासतें भारत में मर्ज होने के लिए आई नहीं, तो इसलिए चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान में 296 सीटों पर ही हुआ। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही, और इससे नेक्स्ट हम अगली क्लास में बात करेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन को नेक्स्ट आगे समझेंगे, हमारी एक बेसिक क्लास है अभी, तो इससे आगे हम एकदम डीप से डीप पॉइंटों पर हम बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।